नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज ऑब्टेन्ड। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के केस में जो एक्स्ट्रा 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन किया है ऑसिलेटर के चैप्टर में भी और अभी प्रीवियस क्लास में भी कि जो 180 डिग्री का ऑसिलेटर के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फीडबैक होना ऑसिलेटर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव फीडबैक मीन्स व्हाट, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो कितना हो दोस्तों, 360 डिग्री। इनपुट और आउटपुट ऑफ फीडबैक एलिमेंट का जो फेज डिफरेंस हो वो 360 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री हो, राइट। ये पॉजिटिव फीडबैक का कंडीशन है। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के केस में हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं जिससे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें मिल जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा 3 आरसी एलिमेंट यूज करते हैं जिससे हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। तो 3 आरसी सेक्शंस को हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पाने के लिए। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाता है एम्पलीफायर से और फिर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाता है फीडबैक एलिमेंट से। तो जो टोटल फेज शिफ्ट हो जाता है दोस्तों वो कितना हो जाता है, 360 डिग्री, और हमारा पॉजिटिव फीडबैक का कंडीशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इमीटर फॉलोअर इज यूज्ड फॉर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है इमीटर फॉलोअर बोलते हैं कॉमन कलेक्टर सर्किट को। कॉमन कलेक्टर सर्किट को इमीटर फॉलोअर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन होता है दोस्तों वो 1 होता है। वोल्टेज गेन 1 होता है, मतलब वोल्टेज गेन 1 होता है मीन्स इमीटर का जो वोल्टेज होता है वही सेम वोल्टेज कलेक्टर पे होता है, इसलिए इसको इमीटर फॉलोअर बोला जाता है। ये पॉइंट्स हुए कॉमन कलेक्टर का। और दोस्तों कॉमन कलेक्टर का एक और इसकी स्पेशलाइजेशन है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हाई। इनपुट रेजिस्टेंस वो बहुत ही हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अब दोस्तों इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे आप समझिए ये कॉमन कलेक्टर सर्किट है। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है दोस्तों, इम्पीडेंस मैचिंग ये होता है कि दोनों तरफ अगर हाई इम्पीडेंस इधर है तो इधर भी हाई इम्पीडेंस को लो इम्पीडेंस से कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। हाई इम्पीडेंस सर्किट को लो इम्पीडेंस सर्किट से कनेक्ट करना है। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो पावर का ट्रांसमिशन मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए दोनों इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों इम्पीडेंस सेम होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन अगर इधर हाई इम्पीडेंस है दोस्तों, जैसा आप कंसीडर करें इधर हाई इम्पीडेंस है इधर लो इम्पीडेंस है, तो आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। आप इधर कनेक्ट तो कर देंगे लेकिन पावर का ट्रांसमिशन मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इम्पीडेंस मैचिंग न होने के कारण इनका पावर का ट्रांसमिशन मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसके बीच में हम कोई एक एक्स्ट्रा सर्किट लाएंगे जो क्या करेगा, इम्पीडेंस मैचिंग का काम करेगा, इनके बीच का इम्पीडेंस मैच कराएगा। अब दोस्तों देखते हैं कैसे मैच कराएगा। अब यहाँ पे आप देखें, अब जैसे समझिए एक कोई सर्किट है जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा सर्किट जो है उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर दोस्तों इसके बीच में हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर लाते हैं, जैसा कि हमको पता है कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट एम्पलीफायर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट, और कॉमन कलेक्टर का आउटपुट एम्पलीफायर जो होता है वो बहुत कम होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। मतलब हम इसको यहाँ पे अब कनेक्ट करें, जैसा कि ये डिवाइस का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या था, हाई था, ठीक है, और इस डिवाइस का इनपुट रेजिस्टेंस क्या था, लो था। तो अब हम यहाँ पे अगर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर लाए हैं तो ये देख रहे हैं आप इम्पीडेंस क्या कर गया, मैच कर गया। मीन्स इसका भी हाई इम्पीडेंस है इसका भी हाई इम्पीडेंस है। अब यहाँ तक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया,
ठीक है। फिर ये कॉमन कलेक्टर का जो काम है वो अपना काम करेगा। फिर यहाँ पे ये लो इम्पीडेंस है, लाइक इसका भी लो इम्पीडेंस है और इस डिवाइस का भी लो इम्पीडेंस है, तो दोस्तों यहाँ पे भी इम्पीडेंस मैच कर गया। तो इसलिए इमीटर फॉलोअर यहाँ पे वर्क कर रहा है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे, और जैसे कि कॉमन कलेक्टर यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, सेम मैनर में कॉमन बेस भी होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कॉमन बेस कैसे होता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। पहले कॉमन बेस से आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो करंट गेन होता है दोस्तों वो 1 होता है, ठीक है। करंट गेन 1 होता है, इसको बेस फॉलोअर भी बोलते हैं या फिर इसको करंट फॉलोअर भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमने और देखा था कॉमन बेस का, जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना पॉइंट क्लियर है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स अगर कोई हमें डिवाइस हो जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हो और कोई डिवाइस हो जिसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इसको हमें कनेक्ट करना हो तो हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको पता हो चल ही गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इम्पीडेंस मैच नहीं करेगा। तो अगर इसके बीच में हम इम्पीडेंस मैचेड लाते हैं, जैसे कॉमन बेस इमीटर लाते हैं, तो हमको पता है कॉमन बेस का जो इनपुट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो क्या है, लो है। इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। अब ये इम्पीडेंस कर गया मैच, ये भी इम्पीडेंस कर गया मैच, अब होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो इसलिए कॉमन बेस को भी हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर लेक्चर समझ में आया है, ये पॉइंट समझ में आया हो तो प्लीज़ तुरंत लाइक करिए, तभी आगे बढ़िएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, सिर्फ याद करने से नहीं समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट अगर सीखेंगे आप तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज गिवन बाय। वेन ब्रिज ऑसिलेटर के केस में जैसा कि आपको पता होगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला है 1/2 पाई RC। 1/2 पाई RC है इसका फार्मूला वेन ब्रिज ऑसिलेटर के केस में, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, जो फीडबैक रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है, उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। अगर ये वैल्यू सेम नहीं होती तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट R1 R2 एंड C1 C2, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का, जब ये फीडबैक एलिमेंट के रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सेम नहीं हो उस केस में, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन LC ऑसिलेटर द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय। LC ऑसिलेटर के केस में जो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, लाइक कॉलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर, उसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई RC अंडर रूट, ठीक है। ये फार्मूला होता है LC ऑसिलेटर के केस में, तो प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन कौन सा होता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर देता है, क्योंकि क्रिस्टल अगर एक बार आपने डिज़ाइन कर दिया है कि वो इस फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होगा तो वो उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। लेकिन अगर बात करें फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर्स का, तो इसमें दोस्तों वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल इंडक्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस से आप इनकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस से तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वेरिएबल कैपेसिटेंस एंड वेरिएबल इंडक्टेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनके फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलपिट ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर, अगर एक बार वो क्रिस्टल मटेरियल डिज़ाइन हो गया तो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो रेफरेंस हो जाता है उसी फ्रीक्वेंसी को देने के लिए, उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए। द अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज गिवन बाय। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के केस में दोस्तों यही है फेज फ्रीक्वेंसी, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा 1/2 पाई अंडर रूट 6 RC, ये होता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिट एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन। फिट एम्पलीफायर कन्फिग्रेशन कौन सा नहीं है? तो कॉमन बेस एम्पलीफायर, ये BJT का कन्फिग्रेशन है। तो ये कॉमन ड्रेन एंड कॉमन सोर्स एंड कॉमन गेट, ये सब फिट एम्पलीफायर के कन्फिग्रेशन है। तो कॉमन बेस जो है, बेस टर्मिनल BJT का होता है, तो ये फिट का एम्पलीफायर का कन्फिग्रेशन नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑसिलेटर रिक्वायरमेंट। ऑसिलेटर का इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं होता? तो जी हाँ दोस्तों, एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है ऑसिलेटर को, टैंक सर्किट की भी ज़रूरत पड़ती है एंड फीडबैक एलिमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, बस एटेन्यूएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑसिलेटर के केस में। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट ऑफ अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यही बस वर्डिंग चेंज कर दे रहे हैं, ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं और मीनिंग उसका वही है। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है इनपुट से। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मीन्स आउट ऑफ फेज होता है आउटपुट सिग्नल इनपुट से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। सिर्फ और सिर्फ कॉमन इमीटर ऐसा एम्पलीफायर या ऐसा कन्फिगरेशन है जो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। अदर जितने भी एम्पलीफायर्स है लाइक कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। और जैसे कि दोस्तों अगर कॉमन इमीटर की बात करें बीजेटी के केस में, सेम मैनर में कॉमन सोर्स फिट के केस में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में वो भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजायर्ड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो डिजायर्ड इनपुट इम्पीडेंस वो क्या होना चाहिए? दोस्तों वो हाई होना चाहिए ट्रांजिस्टर का। यही रीजन था कि बीजेटी के कुछ कॉन्फ़िगरेशन का जो इनपुट रेजिस्टेंस हाई नहीं होता था, जिसके कारण मॉसफेट पे जाना पड़ा। मॉसफेट का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन के लिए तो जो इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, द कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज़ अ कंपेयर टू कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर के केस में। तो दोस्तों कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है और कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है और कॉमन इमीटर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो मॉडरेट होता है, ठीक है, मॉडरेट होता है। तो ये इसमें से यही इसको डिफरेंट बनाता है और दोनों से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में CMRR होता क्या है दोस्तों? CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये होता है रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू कॉमन मोड गेन, ये होता है CMRR का डेफिनेशन। तो जो आइडियल एम्पलीफायर के केस में जो ये कॉमन मोड गेन होता है दोस्तों, ये क्या होता है? 0 होता है। कॉमन मोड गेन दोस्तों ये कहलाता है अगर कोई डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इसके इनपुट पे अगर सेम सिग्नल्स अप्लाइड किए जा रहे हैं तो इसका आउटपुट 0 आता है। तो इस केस में जो हमारा कॉमन मोड गेन होता है वो 0 होना चाहिए, ऐसा आइडियल एम्पलीफायर कहता है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ वोल्टेज आता है, तो प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ पे आइडियल की बात हो रही है। तो आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में जो कॉमन मोड गेन होता है, AC की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो 0 होता है। इसके कारण जो हमारा CMRR की वैल्यू क्या हो जाती है? AD/AC। AC की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है CMRR आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में। तो ये एक प्रॉपर्टी है आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जो मैंने आई थिंक आपको लेक्चर नंबर 2 पे कंप्लीट कराया है। लेक्चर नंबर 3 पे अच्छे से बताया है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओपन फ्यूज सर्किट हैज़ अ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू। जैसा कि दोस्तों आपको पता है अगर शॉर्ट सर्किट है कोई तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस दोस्तों वो 0 होता है और ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है। ये पॉइंट आपको पता होगा। तो अगर फ्यूज अगर ओपन सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी होता है। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, शॉर्ट सर्किट के केस में जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो क्या होता है? 0 होता है। किसी दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। और ओपन सर्किट के केस में जो करंट होता है दोस्तों वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये कुछ बेसिक्स है, इसको आप समझिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, द आउटपुट सिग्नल ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज ऑलवेज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। कॉमन कलेक्टर के केस में जो आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों क्या होते हैं? इन फेज में होते हैं। सिर्फ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज होता है आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के बीच में। दोस्तों एक बात और कि ये जो कॉमन इमीटर या कॉमन कलेक्टर, इसको ग्राउंडेड इमीटर एंड ग्राउंडेड कलेक्टर भी बोला जाता है। ये कॉमन का मतलब ये होता है कि जैसे कॉमन कलेक्टर की बात है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में जो कलेक्टर टर्मिनल है ना दोस्तों, उसको कॉमन कर दिया जाता है, मतलब उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, ग्राउंड में कर दिया जाता है, जो कि कॉमन रहता है सभी सर्किटरी के लिए। इसलिए इसको कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। जो कॉमन कलेक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस। हाई इनपुट इम्पीडेंस होने के कारण इसको अगर किसी भी लोड पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग एरर नहीं आता, लोडिंग इफेक्ट नहीं आता, जिसके कारण
हम जैसा कि आपको बताया इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट न आने के कारण, वो न आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हाई इनपुट इम्पीडेंस। हाई इनपुट इम्पीडेंस दोस्तों, लोडिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या, अगर इधर कोई डिवाइस है, इसका आउटपुट इम्पीडेंस कुछ है और उससे आप आउटपुट को कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली अगर हम कॉमन कलेक्टर का यहाँ पे यूज करते हैं तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो जो हाई होता है, हाई होने के कारण ये जो इम्पीडेंस मैचिंग होने के कारण हमारा लोडिंग इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का कि उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ट्रांसमिट टाइम। ट्रांसमिट टाइम इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन होल टू पास फ्रॉम, ठीक है, और होल होगा, ऑन होल नहीं होगा, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन और होल टू पास फ्रॉम। तो ट्रांजिट टाइम बेसिकली होता है कि दोस्तों कि इमीटर से कलेक्टर के पास वो मेजॉरिटी कैरियर को जाने में कितना टाइम लगता है, उसी को ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। ये दोस्तों जितना कम होना चाहिए उतना ही बेटर रहता है हमारे ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन के लिए, ट्रांजिस्टर एफिशिएंसी के लिए। तो दोस्तों ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एमिटर से कलेक्टर के पास जाने में कितना टाइम लगता है, उसे ट्रांजिट टाइम बोला जाता है। तो मैंने ये ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन और उसकी वर्किंग आई थिंक क्लास नंबर 11 में मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपको उसको देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।